फातिमिद खिलाफत की जेरूसलम हार के बाद क्या उस वक्त इन इलाकों यानी क्रूसेड राज्य की राजनीति और हुक्मरानी आसान हो गई थी? क्या मुस्लिम जगत पस्त पड़ गया था? क्या कोई मुस्लिम दखल अब इनके बीच नहीं था? क्या कोई ताकत इनके बीच नहीं थी जो इनकी चूलें हिला सकती? क्या मुसलमान पश्त हो गया था? क्या मुसलमान जगत खौफ में जीने लगा था? 20 सितंबर 1187 सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम का मुहाशरा किया। तब तक इन 90 सालों में यहाँ की राजनीति क्या थी? क्या मुसलमान किसी जर्नैल के इंतजार में चुपचाप बैठे थे? आखिरकार हो क्या रहा था? सन 1187 तक की बात हम करते जाएंगे। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि जेरूसलम की और उसके इर्द गिर्द उस वक्त की राजनीति पर और कई कंफ्यूजन दूर करते हैं। ये जरूरी भी है और ये पायदान है अपनी कहानी को उन जंगजुओं सलाहुद्दीन अय्यूबी और बाल्डविन फोर्ड तक पहुंचने के लिए। बात बिल्कुल शुरू से करते हैं जब ये स्टेट्स वजूद में आए। 1100 ईस्वी में बाल्डविन फर्स्ट को जेरूसलेम का राजा बनाया गया, जो अपने भाई गॉडफ्रे ऑफ बाउलिन की क्रूसेड सेना में शामिल हुआ था। एक बात याद रखिए, इन्हें ही 1098 से 1100 ईस्वी तक 3 साल एडेसा का पहला काउंट यानी हाकिम बनाया और फिर बाद में जेरूसलम का किंग बना दिया, जो 1118 तक यानी 18 साल शासन किया। उनके बाद बाल्डविन सेकेंड, जो अपने चचेरे भाइयों गॉडफ्रे और बाल्डविन ऑफ बोलोग्ने के साथ फर्स्ट क्रूसेड में आया था, जो बाल्डविन फर्स्ट की जगह एडेसा का हाकिम यानी काउंट बनाए गए थे। उनको 1118 से 1131 तक जेरूसलम का किंग बनाया गया। आप कंफ्यूज ना हो, फिर से समझिए। बाल्डविन फर्स्ट जो 3 साल एडेसा के काउंट रहे, उन्हें किंग जेरूसलम बनाया गया। तब उनकी जगह एडेसा का हाकिम बाल्डविन सेकेंड को बनाया और फिर इन्हीं बाल्डविन सेकेंड को 1118 में किंग ऑफ जेरूसलम बनाया गया। इनकी शादी मॉर्फिया से हुई थी, जो अर्मेनिया की प्रिंसेस थी। ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्सी में विश्वास करती। इस शब्द पर बात फिर कभी करेंगे। मॉर्फिया के पिता गैब्रियल उत्तरी सीरिया में सरदार थे। वो अपनी बेटी की शादी धर्म युद्ध के नेताओं यानी क्रूसेड लीडर से करवाना चाहते थे, जो लेवंट में 4 राज्य बना रहे। उन्होंने बाल्डविन सेकेंड को चुना। बाल्डविन सेकेंड और मॉर्फिया की शादी 1100 में हुई और इनके 4 बेटियां हुईं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी मेलिसेंडे थी, जो एक जेरूसलम किंग फलक की बीवी थी और जेरूसलम क्वीन भी थी। एक बात समझ लीजिए कि बाल्डविन फर्स्ट और बाल्डविन सेकेंड दोनों आपस में कजिन भाई थे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेलिसेंडे, ये नाम याद रखिए, इनकी शादी फलक के साथ हुई थी, जो 1131 से 1143 तक 12 साल जेरूसलम के किंग रहे, जिन्हें फलक द यंगर भी कहा जाता है। इन्हीं के शासन काल में जेरूसलम साम्राज्य के कंट्रोल में सबसे बड़ा इलाका था और पूरा साम्राज्य बहुत ताकतवर हो गया। ऐसा क्यों हुआ था, ये हम आगे जानेंगे। मेलिसेंडे, ये नाम याद रखिए, जो अर्मेनियाई प्रिंसेस मॉर्फिया और बाल्डविन सेकेंड की बेटी किंग फलक की वाइफ और जेरूसलम के 2 किंग की मां भी थी। ये राजनीति और कूटनीति की कुशल जानकार थीं और बहुत बारीक नजर की धनी थीं। वो साम्राज्य के सभी मामलों को बड़ी पैनी नजर से देख रही थीं। इनकी बात हम आगे करेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट क्रूसेड के बाद हुए एक युद्ध की, जिसने यकीनन इन चारों राज्यों की नींव हिला कर रख दी थी। इस युद्ध की बात करते करते हम मुस्लिम इलाकों की राजनीति पर भी बात करेंगे, जिससे आपके कई सवाल क्लियर हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि उस वक्त इन इलाकों में हो क्या रहा था। चलिए बात करते हैं एक युद्ध की। साल 1104 बाल्डविन सेकेंड, तब ये बंदा एडेसा का हाकिम था। इन्होंने अपने पड़ोसी राज्य एंटियोक, जिस पर बोहेमोन का शासन था, उसने एक समझौता करके इन दोनों ने सेल्जुक साम्राज्य के एक शहर हैरन को घेरने का इरादा किया। कहते हैं हुकूमतों की आंख और कान उसके जासूस होते हैं। जिस हुकूमत की सफों में जासूस घुस गए, वो हुकूमतें ढहा दी जाती हैं और जो हुकूमत
जासूसों पर नजर गड़ा लेती है, उम्र लंबी हो जाए। हैरन पर हमले की ये खबर सेल्जुक सुल्तान रुकनुद्दीन को मिल गई कि ये दोनों राज्य हैरन पर हमलावर होने के मंसूबे बांध रहे हैं। दो सेल्जुक कमांडर मोइनुद्दीन सोकमान और जिक्रमिश अपनी फौज लेकर मोसुल से हैरन को बचाने निकले। अब बात जिक्रमिश की। ये 1102 से 1106 तक मोसुल के तुर्कमान अताबेग थे और सबसे बड़ी बात ये कि यही वो शख्स थे जो इमामुद्दीन अल जंगी के एडॉप्टिव पिता थे। इमामुद्दीन जंगी की परवरिश और जंगी तरबियत जिक्रमिश ने ही की थी। ये वही इमामुद्दीन जंगी जिन्होंने हमारे पिछले एपिसोड में एडेसा को जीत लिया। अब बात उस एडेसा की जीत से 40 साल पहले हुए एक युद्ध की, जिस युद्ध ने एडेसा को कमजोर कर दिया था। इसलिए एडेसा इमामुद्दीन जंगी के लिए आसान हदफ बन गया था। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलकर पूरी दुनिया के इतिहास पर बारीकी से बात करेंगे और किंग, कमांडर, जर्नल और जंगजू इधर का हो या उधर का, उसे सम्मान की नजरों से देखेंगे और उसके बारे में डिटेल के साथ जाए। अब बात हैरन युद्ध की। ये फर्स्ट क्रूसेड के बाद इस इलाके की पहली जंग थी जो फिर से एक राजनीतिक भूचाल लाने वाली थी और बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होती। मई 1104 को एडेसा से बाल्डविन सेकेंड और फ्रैंकिस रईस जोसेलीन अपनी सेनाएं लेकर हैरन की तरफ निकल गए। उधर सोकमान की फौज भी आ पहुंची, लेकिन दूसरा कमांडर जिक्रमिश ने एडेसा पर हमला करने की योजना बनाई। ये दोनों कमांडर खबूर नामी जगह पर इकट्ठा हुए। अब उस खबूर नामी जगह पर वहां पर एक तुर्क इलाके मर्दिन से अर्तुकिद का एक छोटा लेकिन मजबूत लश्कर आ पहुंचा। अब सवाल ये कि अर्तुकिद कौन थे? अर्तुकिदों ने सेल्जुक सल्तनत में ही अनातोलियन बेलिक रियासत बनाई थी। ये ओगुज डोगर जनजाति से थे। इन्होंने ही तुर्कमान डायनेस्टी बनाई, जिसने 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी तक अनातोलिया, उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक पर शासन किया। इन्होंने अपना नाम अर्तुकिद अपने फाउंडर अर्तुक बे के नाम पर रखा। इसी ओगुज डोगर जनजाति का एक बड़ा कबीला काई कबीले ने बड़ी सल्तनत बनाई, जिसे ऑटोमन के नाम से जाना है। आप लोगों ने नेटफ्लिक्स की एक चर्चित वेब सीरीज डायरलिस इर्तुगरुल देखी होगी तो आपने ओगुज कबाइल का नाम बार बार सुना होगा। इर्तुगरुल इसी ओगुज जनजाति के एक कबीले काई का जंगजू था। ये कबीला उस वक्त मंगोल के हमले के बाद दर बदर भटकने लगा और पनाह लेने के लिए जमीन तलाश रहा था। नेटफ्लिक्स की वो सीरीज डायरलिस इर्तुगरुल की कहानी बस यहीं से शुरू होती है। खैर, लौटते हैं हम अपनी कहानी। जिक्रमिश, सोकमान, मर्दिन के अर्तुकिद, इनकी सेनाओं ने, इन लोगों ने जो था एडेसा पर हमला करने की योजना बनाई। इन्होंने कहा कि क्यों ना हम एडेसा को जीत लेते हैं, क्योंकि एडेसा इस वक्त खाली, और अपनी फौज लेकर वो एडेसा की तरफ रवाना हुए। बाल्डविन और जोसेलीन ने इनका पीछा किया। इतिहासकार इब्न अल कलानिसी के अनुसार सेल्जुक सिपाही पीछे हटते रहे और क्रूसेडर उनके पीछे चलते चले गए। एक इतिहासकार मैथ्यू ने लिखा है कि क्रूसेडर ने 2 दिन 2 रात तक पीछा किया। यही उनकी चूक थी। रक्का शहर से 2 दिन की दूरी पर प्लानिटी के मैदान में बाल्डविन सेकेंड और जोसेलीन की फौजें सेल्जुकों के सामने आ गईं और जब ये युद्ध शुरू हुआ तो बाल्डविन और जोसेलीन की फौजें बुरी तरह हार गईं। उनको जानी नुकसान हुआ। बाल्डविन और जोसेलीन को तुर्कों ने जिंदा गिरफ्तार और तुर्कों ने अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा लिया। इस युद्ध ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पड़ोस में बैजेंटाइन साम्राज्य इसी ताक में बैठा था। उसकी नजर इस युद्ध पर थी। उसने एंटियोक पर अपना दावा ठोक दिया और लताकिया और सिलिसिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। उस दौर में ताकत ही हुकूमत करती थी, ताकतवर ही हुक्मरान रहेगा। थोड़ा सा कमजोर पड़ते ही उसकी रियासत और सियासत दोनों खा ली जाती थी। एंटियोक शासित कई राज्यों में विद्रोह की खबरें आने लगी। एलेप्पो से मुस्लिम आगे बढ़ने लगे और अपनी जमीनें छीनने लगे। एडेसा की हालत खराब थी। बोहेमोंड
और ज्यादा फौज इकट्ठा करने के लिए एंटियोक को छोड़कर इटली चला गया। मशहूर इतिहासकार विलियम ऑफ टायर ने लिखा है, ये सबसे विनाशकारी जंग थी। इस हार के बाद चारों कैथोलिक राज्यों की चूल्हे हिल गई। ईसाई जगत ने इस हार का ठीकरा बाल्डविन और जोसेलिन पर फोड़ दिया, लेकिन वो उन्हें बचाने की जद्दोजहद तो करते रहे, लेकिन डिप्लोमेसी के जरिए करते रहे। वो फिर कभी अब हमलावर नहीं हुए कि हमला करके उन्हें बचा लिया जाए। सिर्फ बातचीत के जरिए बाल्डविन और जोसेलिन को छुड़ाने की कोशिशें होती रही। बाल्डविन और जोसेलिन को सोकमान ने एक खेमे में बंद कर दिया। बाल्डविन को जिक्रिमिश के सैनिक अपने साथ ले गए और जोसेलिन को वहीं छोड़ गए। जोसेलिन को 3 साल कैद में रखा गया। फिर मोइनुद्दीन सोकमान के मरने के बाद नजमुद्दीन इलगाजी की कैद में आ गया। इलगाजी उन्हीं अर्तुक बे के बेटे थे जिन्होंने अर्तुकिद डायनेस्टी की नींव रखी। वो भी ओगुज कबाइल थे जिनकी बात मैं पहले कर चुका हूँ। नजमुद्दीन इलगाजी पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इलगाजी ने जोसेलिन को 15,000 सिक्कों की एवज फिरौती लेकर छोड़ दिया। बाल्डविन को जिक्रिमिश मोसुल ले आए। 1107 यानी ठीक उस जंग के 3 साल के बाद एक तुर्किश कमांडर जवाली सकाबा ने मोसुल पर अपना अधिकार कर और मोसुल पर मानो कब्जा जमा लिया हो। जवाली की ताकत इन इलाकों में दिन व दिन बढ़ती जा रही थी। इस कमांडर की बात फिर कभी करेंगे, ये भी एक बेहतरीन जंगजू था। अब जोसेलिन ने जवाली सकावा से बाल्डविन की फिरौती पर बातचीत की तो 60,000 दीनार और कुछ मुस्लिम कैदियों के बदले में बाल्डविन की रिहाई तय हो गई। लेकिन सेल्जुक सुल्तान मोहम्मद फर्स्ट को जवाली की बढ़ती ताकत और लोकप्रियता कुछ खास रास नहीं आ रही थी, इसलिए मामलुक मौदूद को मोसुल का अताबेग बनाकर भेजा और जवाली पर खुद मुख्तार बनने के इल्जाम लगा दिए। जवाली सकाबा कलात जवार के किले में भाग गया और बाल्डविन को अपने साथ ले गया। अब जोसेलिन ने बाल्डविन की फिरौती की कीमत कम कर दी और 30,000 दीनार और मामलुक मौदूद के खिलाफ मदद करने की बात पर जवाली को राजी कर लिया। फिरौती की रकम इसलिए कम कर दी गई कि उन्हें पता चल गया कि जवाली सकाबा अपने ही बादशाह से, अपने ही सुल्तान से भाग रहा है और वो आकर एक किले में पनाह लिए हुए है। तो रकम जो थी वो आधी कर दी गई और साथ में ये कहा गया कि मामलुक मौदूद के खिलाफ हम तुम्हारी मदद करेंगे। मौदूद के खिलाफ जवाली को मदद की जरूरत थी क्योंकि मौदूद जवाली सकावा को पकड़कर सुल्तान के सामने पेश करना चाहता था। दोनों के बीच समझौता हुआ, तब जाकर 1108 में यानी 4 साल बाद बाल्डविन की रिहाई हुई। अब एक सरसरी नजर डालकर हम आगे बढ़े। बाल्डविन सेकेंड इसके बाद 1118 में जेरूसलम के किंग बनाए गए। इनकी बड़ी बेटी मेलिसेंडे की शादी फुलक के साथ हुई। वो काउंटी ऑफ ऑंजू के प्रिंस थे जो आज के फ्रांस का सबसे मजबूत परिवार था और यूरोप के सबसे ताकतवर लोग थे। बाल्डविन सेकेंड के बाद 1131 में उनके ही दामाद फुलक को किंग बनाया गया और बेटी मेलिसेंडे जो क्वीन ऑफ जेरूसलम कहलाती हैं, उनका दखल भी जेरूसलम की राजनीति में बहुत ज्यादा था। फुलक के बारे में जानते हैं। 1109 में यानी 17 साल की उम्र में 1129 तक अंजोउ के काउंट बने जिन्हें फुलक फिफ्थ भी कहा जाता है। इसलिए अब जेरूसलम साम्राज्य जब ये जेरूसलम के किंग बने तो वो अपने पीक पर था और सबसे ज्यादा जमीन पर काबिज हो गया और फौजी ताकत, आर्थिक स्थिति और धार्मिक मान्यताएं जेरूसलम की इतनी मजबूत थीं कि किसी मुस्लिम रूलर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जेरूसलम पर नजर बिगाड़ सके। यही वो वक्त था जब तिक्रित में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए और परवरिश पा रहे थे। फुलक और मेलिसेंडे के 2 बेटे बाल्डविन थर्ड और अमालरिक दोनों ही जेरूसलम किंग बने। इन पर बात अपने अगले वीडियो में करेंगे। अमालरिक के ही बेटे का नाम बाल्डविन फोर्थ था जो हमारी इस कहानी का दूसरा नायक है।
अगले वीडियो में ही हम खोजेंगे अपने एक नायक सलाहुद्दीन अय्यूबी को, जिसने एक ताकतवर साम्राज्य जेरूसलम पर अपनी नजर गड़ा दी थी और किन किन चुनौतियों का मुकाबला किया। हम अपनी सीरीज को आगे जारी रखेंगे। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।